नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया क्लास। जी हाँ, क्लास 4th क्लास 3 तक के वीडियोस को हम अपने YouTube चैनल में अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक नई सीरीज का प्रारंभ किया है जो कि एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के जीए तथा जीएस की तैयारी कराएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और वहीं ग्रुप डी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस तथा जनरल साइंस की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि सांड। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु था वो सांड था। देखिए, ऐसा कहीं दस्तावेज में नहीं लिखा प्राप्त है हमें कि वहाँ का जो प्रिय पशु था वह सांड ही था, लेकिन जो चीज़ें मिली हुई हैं यानी कि उत्खनन से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे वहाँ की मुहरें हो गई, वहाँ के सिक्के हो गए, या फिर बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ जो हमें प्राप्त हुई हैं, तो उन विभिन्न आकृतियों पे सांड की आकृति हमें सबसे अधिक मिलती है। यानी कि जानवरों में सांड की आकृति सबसे अधिक हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है और यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु था वो सांड था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है वह सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश है पूरे विश्व में। यदि भारत की बात की जाए तो ओडिशा राज्य में मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है पूरे भारत में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि जीन। जी हाँ दोस्तों, मक्के में जो है वह जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मुस्लिम लीग जो है वह निर्वाचन में तो भाग लिया था उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस से उनकी सीटें बहुत कम रह गई हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि भाई जैसे कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे, उसमें उसी प्रकार से मुस्लिम लीग के भी बड़े बड़े जिन्ना उन्ना हो गए हैं, सब बड़े बड़े नेता उसमें मौजूद थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे हमारे अस्तित्व को खतरा है, यानी कि हमें वह प्रतिष्ठा या फिर वह कुर्सी नहीं मिल पाएगा जिसके कि हम हकदार हैं, या फिर एक वर्ग के नेता होने के नाते हमें मिलना चाहिए। और यही कारण था कि भैया जब इन्होंने देखा कि हमारी सीट कम रह गई है, तब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोगों का अलग संविधान हम लोग निर्माण करेंगे, आप लोग अलग संविधान निर्माण करिए। और उसमें मुख्य तथ्य ये भी था कि ये लोग चाहते थे कि इनका जो कानून हो वह थोड़ा सा इस्लाम के आसपास घूमे, यानी कि इन लोग का जो कानून था वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहने वाला था शरिया से और कुरान से। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि भारतीय रेल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल जो है वह पूरी तरह से भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जैसे हो गया डाक, सुरक्षा उत्पादन या फिर बंदरगाह, ये सब कुछ इसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी होते हैं या फिर जो भी कार्य होते हैं उनका पूरा का पूरा नियंत्रण सरकारी उपक्रम के माध्यम से ही किया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, लिफ्ट का आविष्कार कब और किसने किया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि E.G. ओटिस 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में E.G. ओटिस यानी कि जिसका पूरा नाम था एलिसा ग्रेब ओटिस, इन्होंने लिफ्ट का आविष्कार किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसमें जो बी है वो गलत होगा, यानी कि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। यही कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि कहीं भी नहरों के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहीं कहीं कुएं मिले हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। जैसा कि ऑप्शन ए है यहाँ पे, जैसे कि ए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, तो ये भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो भी हड़प्पा सभ्यता को ही जाता है। इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह कथन जो है वह असत्य होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, सबसे पहले तेलकूप की खुदाई किस देश में की गई थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका वह पहला देश था जिसने तेलकूप की खुदाई की थी तेल के प्रयोग के लिए, यानी कि वही जो पेट्रोलियम होता है उसकी प्राप्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले तेलकूप की खुदाई की थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में जो डी है यानी कि सोयाबीन में, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 208। 296 सदस्य जो कि निर्वाचित होकर आए थे, इनमें 208 जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे। इसीलिए तो मुस्लिम लीग वाले भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारी सीट बहुत कम है, इसलिए हमें अलग ही देश दे दो जहाँ के हम राजा बन सकें, लोगों पे शासन कर सकें। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन परिवार के निवेश का एक अंग है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि नए मकान खरीदना। नए मकान खरीदना जो एक होता है वो निवेश का एक अंग होता है। निवेश को हम विनियोग भी कहते हैं। अब निवेश का अर्थ क्या हुआ? देखिए, निवेश का जो अर्थ होता है, मान लीजिए आज हम कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर कुछ ऐसा हम स्थापित करते हैं जो भविष्य में हमें अत्यधिक फ़ायदा देने वाला होता है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं वो लाभ पहुंचाने वाला होता है। तो ऐसे वस्तु की खरीदारी या फिर ऐसे स्थान में पैसों का निवेश जो होता है वही निवेश या फिर विनियोग कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे कि ए हो गया फ्रिज खरीदना। तो यदि आप फ्रिज खरीद के लाते हैं तो वो आपके उपयोग के लिए होगा, लेकिन कल को जब आप फ्रिज बेचने जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप 10,000 का फ्रिज खरीद के लाए हैं तो आपको 11,000 नहीं मिलने वाले हैं, आपको 10,000 से कम ही मिलेंगे, यानी कि उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से नई कार खरीदना भी आपके लिए किसी प्रकार के प्रॉफिट का कारोबार नहीं स्थापित हो सकता है, क्योंकि यदि आप कार खरीद के लाते हैं तो कल बेचने जाएंगे तो अगले ही दिन उस कार को आपको कम दाम में बेचना होगा। लेकिन जब आप एक मकान खरीदते हैं, जब एक नया मकान खरीदते हैं, तो यह वास्तव में कहा जा सकता है कि वो आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन निवेश है, क्योंकि आप जैसा कि जान ही रहे हैं कि सामान्य रूप से हमारे समाज में क्या चल रहा है कि जो ज़मीन है या फिर जो मकान है उसकी कीमत दिन प्रतिदिन दोगुना चौगुना उसमें उनके कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो यह एक बेहतरीन निवेश का एक उदाहरण है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी, यानी कि आवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तीव्रता, आयाम और चाल तो बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस पदार्थ की बनी होती थीं? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, जो भी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता से, उनका जो निर्माण था वह मिट्टी से उनका निर्माण किया गया था। असल में मिट्टी पे कुछ आकृतियाँ खोदी गई थीं और उन मुद्राओं को फिर भट्ठी में पकाया गया था, यानी कि वह जो मिट्टी के जो भी अवशेष या जो भी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो भट्ठी के जैसे ईंटों को पकाया जाता है, उसी प्रकार से उन मुद्राओं को भी पकाकर उसे मजबूती प्रदान की गई थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि कर्नाटक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, 1947 में पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा 299, जो कि प्रारंभ में 389 यानी कि संविधान सभा में प्रारंभिक अवस्था में जहाँ 389 सदस्य थे, तो जब पुनर्गठन हुआ यानी कि 1947 में जब पुनर्गठन किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बनाए गए तो फिर भारत के कुछ जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, तो जो सीटों की संख्या थी वो केवल 299 बची भारत में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बताएं अपने जवाब। जी दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि परिवहन हो गया, मनोरंजन हो गया और बैंकिंग एवं बीमा हो गया, यह सभी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका जो जवाब होगा वह डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? तो बताएं अपने जवाब। जी, इसका जवाब होगा ए यानी कि परावर्तन के कारण। अपवर्तन इसका कारण नहीं हो सकता है, अवशोषण भी नहीं हो सकता है और वेग के कारण भी नहीं हो सकता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वह ए यानी कि परावर्तन के कारण होता है, यानी कि जब आवाज़ जाता है और कहीं से टकरा कर फिर परावर्तित होता है तो हमारे कानों में फिर से वह सुनाई देता है, जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, और उसका जो मुख्य कारण होता है वो परावर्तन ही होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि कालीबंगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में सबसे अधिक जूट की खेती किस नदी के किनारे की जाती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि हुगली नदी। सबसे अधिक जूट की खेती जो होती है वह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे होती है। यह बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब जो होगा वो बी होगा, यानी कि बलुई दोमट मिट्टी। यानी कि बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अधिक मूंगफली या फिर सबसे उपयुक्त ये मिट्टी होती है मूंगफली के लिए। और यह मिट्टी सिल्ट हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया तथा बालू मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें वायु तथा जल के प्रवेश के लिए अत्यधिक छिद्र पाए जाते हैं और जिससे उपज अच्छी होती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद का जो निज़ाम था वह अपना रियासत भारत में सम्मिलित नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि मैं भारत से स्वतंत्र रहूँगा, और यही का कारण था कि उसने अपना प्रतिनिधि जो है वह संविधान सभा में नहीं भेजा था। बाद में सैनिक कार्यवाही की जाती है और बाद में हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का क्या कारण है? तो बताएं अपने जवाब। जी, इसका जवाब होगा डी यानी कि सभी, यानी कि सभी कारण है। देश की जनसंख्या में वृद्धि दर, उच्च मुद्रा स्फीति और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कमी, यह सभी कारण है जिसके कारण भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब जो होगा वह ए होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यही सत्य है और इसके अलावा बाकी सभी असत्य है। यानी कि इसे ध्रुवित किया जा सकता है और यह निर्वात में चल सकती हैं, यह दोनों गलत है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है और ये निर्वात में चल भी नहीं सकती। इसलिए जो पहला है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो चाल होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, यही सत्य है और बाकी सभी असत्य। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि समझ में आई और अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।